जय हिंद साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आपका अपना दोस्त बीएल मैधोरिया जय भीम इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। साथियों, आज हम राष्ट्रपति पे क्लास 2 करेंगे। इसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू एवं पीवाईक्यू लिया है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही लाभदायक साबित होगा। हमने हर एक ऐसा क्वेश्चन लिया है जो कि आप किसी भी परीक्षा में जाओ, यहाँ से क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है, इसलिए क्लास से जरूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी समय न गंवाते हुए हम चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। और आज हम क्वेश्चन करेंगे 31 से। ठीक है, कहाँ से करेंगे भाइयों? क्वेश्चन 31 से करेंगे, क्योंकि 1 से 30 तक हम पहले कर चुके हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा, देखते हैं। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है? साथियों, मैं क्वेश्चन को 2 बार पढ़ूंगा और आंसर को भी 2 बार पढ़ूंगा, जिससे आपको क्वेश्चन सुन के ही याद हो जाए। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है? कौन सी निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या साथियों? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है सबसे अधिक लोगों की पसंद वाले उम्मीदवार का चुनाव करना। क्या साथियों? सबसे अधिक लोगों की पसंद वाले उम्मीदवार का चुनाव करना। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में विजयी घोषित होने के लिए क्या है? राष्ट्रपति चुनाव में विजयी घोषित होने के लिए उम्मीदवार को क्या प्राप्त करना आवश्यक होता है? क्या प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूनतम कोटा। आप जब तक न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं करोगे, तब तक राष्ट्रपति चुनाव में विजय नहीं हो सकते। आपको न्यूनतम कोटा प्राप्त करना अनिवार्य है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना में सबसे पहले क्या किया जाता है? जब राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना होती है, सबसे पहले क्या किया जाता है? तो सबसे पहले जो अवैध मत होते हैं, अवैध मत निरस्त किए जाते हैं। क्या साथियों? अवैध मतों को निरस्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि प्रथम दौर की मतगणना में किसी उम्मीदवार को निर्धारित कोटा प्राप्त नहीं होता है, तो यदि प्रथम दौर की मतगणना में किसी उम्मीदवार को निर्धारित कोटा प्राप्त नहीं होता, तो क्या होता है? दूसरे दौर का कार्य किया जाता है, पुनः मतगणना कराया जाता है, उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है, चुनाव रद्द कराया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा, यदि प्रथम दौर की मतगणना में किसी उम्मीदवार को निर्धारित कोटा प्राप्त हो जाता है, तो क्या होता है? यदि निर्धारित कोटा जब प्राप्त हो जाएगा, तो उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। यदि प्रथम दौर की मतगणना में किसी उम्मीदवार को निर्धारित कोटा प्राप्त हो जाता है, तो क्या होता है? उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्रथम दौर में कोई उम्मीदवार कोटा प्राप्त नहीं करता, तो सबसे पहले किसे बाहर किया जाता है? जो प्रथम दौर यदि प्रथम दौर में कोई उम्मीदवार कोटा प्राप्त नहीं करता है, तो सबसे पहले किसे बाहर किया जाता है? तो सबसे पहले कम मत वरीयता सबसे पहले कम प्रथम वरीयता मत पाने वाले उम्मीदवार को, सबसे कम प्रथम वरीयता, जिसे प्रथम वरीयता में सबसे कम मत मिले हैं, उसे बाहर किया जाता है। सबसे कम प्रथम वरीयता मत पाने वाले उम्मीदवार को किया जाता है बाहर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकल संक्रमण जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है, इसमें मत किसके आधार पर स्थानांतरित होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा वरीयता क्रम के आधार पर। वरीयता क्रम के आधार पर
वरीयता क्रम के आधार पर। क्या होगा? वरीयता क्रम के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कितने वर्ष का होता है? ये तो सभी को पता होगा, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने? 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख अनुच्छेद 56 में किया गया है। अनुच्छेद 56 में किया गया है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 क्या होगा? कार्यकाल समाप्त होने के बाद राष्ट्रपति कब तक पद पर बना रहता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कार्यकाल समाप्त होने के बाद राष्ट्रपति कब तक पद पर बना रहता है? जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। तो इसका सही आंसर होगा, जब तक राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले तब तक अपने पद पे बना रहता है। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो किसे संबोधित करता है? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को एक दूसरे को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को। किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष को देता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, और मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति। एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद? ठीक है, तो राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख 60 में किया गया है। अनुच्छेद 61 में क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यदि मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध ना हो तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ उपलब्ध न्यायाधीश। यदि तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम उपलब्ध न्यायाधीश, जो वरिष्ठ न्यायाधीश जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो शपथ दिलाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस में वर्णित है भाई? अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया वर्णित है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग कौन लगा सकता है साथियों? राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद का कोई भी सदन लगा सकता है। यानी महाभियोग की प्रक्रिया दोनों सदन में से किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है, और इसके लिए 1/4 सदस्यों का सहमति आवश्यक है, तभी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाभियोग प्रस्ताव लाने से पहले राष्ट्रपति को कितने दिन पूर्व लिखित सूचना देना होता है? कितने दिन पूर्व लिखित सूचना देना होता है साथियों? तो कम से कम 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित सूचना देना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाभियोग की सूचना पर कम से कम कितने सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है? तो महाभियोग की सूचना पर कम से कम कितने हस्ताक्षर आवश्यक है? तो साथियों इसका सही आंसर होगा 1/4। हमने आपको अभी बताया था कि 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? कितना बहुमत चाहिए साथियों? इसके लिए चाहिए 2/3 बहुमत। कितना चाहिए? 2/3 बहुमत। 2/3 बहुमत यानी कि 3 में से 2 का बहुमत चाहिए। 2/3 बहुमत चाहिए कम से कम। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? जो महाअभियोग की प्रक्रिया हमने किस देश के संविधान से ली है? तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका। किससे ली है साथियों? हमने अमेरिका के संविधान से महाभियोग की प्रक्रिया ली है। और क्या लिया है? लिए है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया मानी जाती है? जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है, यह किस प्रकार की प्रक्रिया मानी जाती है? तो ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया मानी जाती है। कैसी? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया मानी जाती है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है भैया? राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर संपादित होंगे। यह किस अनुच्छेद में है? यह किस अनुच्छेद में? भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर संपादित होंगे। यह किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 77(1). ये थोड़ा मेरे को डाउट लग रहा है, इसको चेक कर लेंगे। अनुच्छेद 53 में हो सकता है, तो इसको थोड़ा चेक करना साथियों, और अगले क्वेश्चन में कमेंट करके बताना। मंत्रियों के बीच कार्य का आवंटन करने हेतु नियम बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद में दिया गया है? मंत्रियों के बीच कार्यों का आवंटन करने हेतु नियम बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो किस अनुच्छेद में दिया गया है साथियों? तो अनुच्छेद 77(3). अनुच्छेद 77(3) में। अनुच्छेद 77(3) में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकस्मिक परिस्थिति में राज्यपाल के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु उपबंध करने का अधिकार राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद में दिया गया है? आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन अनुच्छेद में दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 160। अनुच्छेद 160। अनुच्छेद 160। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों? राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन सा भाग लेते हैं? तो राष्ट्रपति के महाभियोग निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। सही आंसर हो जाएगा सी, संसद के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। हाँ, लेकिन मनोनीत सदस्य चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में जरूर भाग लेते हैं। और चुनाव प्रक्रिया में संसद के सभी निर्वाचित सदस्य लेते हैं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य लेते हैं। इसलिए इसे अर्ध न्याय कहा गया है, क्योंकि जब महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को नहीं लिया जाता। तो साथियों, ये आज की हमारी क्लास थी। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भीम।